बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट FTIR, उसके एडवांटेजेस हमने देखे थे। कुछ थ्रूपुट एडवांटेज, मल्टीप्लेक्स एडवांटेज एडवांटेज देखा था हमने। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिटिल बिट अबाउट थ्योरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जनरली आप जब प्लॉट करते हो IR डेटा को, या आपका इक्विपमेंट प्लॉट करता है IR डेटा को या स्पेक्ट्रम को, दैट इज जनरली अगेंस्ट वेव नंबर होता है। तो वेव नंबर actually measures the number of cycles or waves and that undergoes per unit length. इसको आप इनवर्स सेंटीमीटर्स से भी रिप्रेजेंट करते हो, पर सेंटीमीटर भी करते हो इसको। इसका मतलब ये है कि इफ ए स्पेक्ट्रम हैज ए पीक एट 3000 पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि उस सैंपल ने 3000 रेडिएशन ऑफ 3000 साइकिल पर सेंटीमीटर की एब्जॉर्प्शन की है। जैसे 4000 पर सेंटीमीटर पे अगर आपके पास कोई पीक आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसने उतनी ही साइकिल्स पर सेंटीमीटर की एब्जॉर्प्शन की है। तो जनरली एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस वर्सेस आप जो एक्स एक्सिस भी आपके पास होता है, जनरली वेव नंबर होता है। मोस्ट IR स्पेक्ट्रा आर प्लॉटेड फ्रॉम 4000 टू 400, तो जो कि मिड IR रीजन है। और मोस्टली आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें बेशतर जो आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और समटाइम्स आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मोस्टली मॉलिक्यूल्स इस रीजन में ही आपके पास एब्जॉर्प्शन देते हैं। फार IR रीजन आपके पास 200 से ऑनवर्ड टू 10 पर सेंटीमीटर तक आपके पास ये रीजन होता है। जनरली ये जो मिड है, मिड IR रीजन, दैट इज समटाइम्स सम बुक्स में है ये कि 4000 से ऑनवर्ड 200 पर सेंटीमीटर तक मिड IR रीजन है, लेकिन डिपेंड करता है, वेरी क्लोज लिमिट्स हैं दोनों की। Molecules with heavy atoms generally absorbs in far IR region. जिन मॉलिक्यूल के साथ हैवी एटम्स अटैच्ड होते हैं, चूंकि ये लो एनर्जी हैं, तो वो इजीली जो है ना, वो वाइब्रेशन जो उसमें होती है, वो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल उसमें एक्साइट हो सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स में, जिन मॉलिक्यूल्स में हैवी एटम्स अटैच्ड होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास नियर IR रीजन, जो कि स्पैम करता है, दैट इज फ्रॉम 12,800 पर सेंटीमीटर्स टू ऑनवर्ड टू 4,000 पर सेंटीमीटर। अगेन इसमें जब आपके पास इक्वेशन जो है, आप कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो इससे, जिसको आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हो, यूजिंग बियर्स लॉ, जिसको हम डिराइव कर चुके हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सेक्शन में। पी नॉट अगेन आपके पास इंसिडेंट लाइट है, पी आपके पास ट्रांसमिटेड लाइट है, और इससे आप जो है ना एक कैलिब्रेशन कर्व बना के तो अपना अननोन सैंपल को भी फाइंड आउट कर सकते हो, या अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। Absorbance spectra is used for quantitative analysis and is also suitable for qualitative analysis as well. Transmittance, however, is only for qualitative analysis. तो चूंकि एब्जॉर्बेंस आपके पास है, तो एब्जॉर्बेंस बहुत आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हो, एब्जॉर्बेंस का जो स्पेक्ट्रम है, और क्वालिटेटिव के लिए भी कर सकते हो। ट्रांसमिटेंस का आप जनरली क्वांटिटेटिव के लिए नहीं करते, बिकॉज एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जो इक्वेशन एक हमने डिराइव की थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के केस में, कि A is directly proportional to the concentration of the sample या एनालाइट, तो वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो एब्जॉर्बेंस का स्पेक्ट्रा आप क्वांटिटेटिव के लिए यूज करते हो, और एज वेल एज आप क्वालिटेटिव के लिए भी यूज कर सकते हो। ट्रांसमिटेंस चूंकि लीनियर रिलेशन नहीं है कंसंट्रेशन के साथ, तो इसलिए आप
इसको क्वालिटेटिवली ही यूज करते हो। जनरली आपके पास जो सैंपल होता है आईआर एब्जॉर्प्शन जिसका आप मेजर करते हो, तो वो मिलीग्राम्स में आप सैंपल लेते हो। चूंकि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्ट रिलेशन में है विद पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल कंटेनर और विद कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। तो ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लोगे तो आपके पास अच्छा स्पेक्ट्रम आएगा। तो जनरली आपके पास मिलीग्राम आप सैंपल ले लेते हो और उससे आपके पास सूटेबल स्पेक्ट्रम आ जाता है। अब जैसे ये फिगर में है तो इसमें आपके पास ये ऊपर वाली जो फिगर है इसमें सूटेबल क्वांटिटी ली गई है सैंपल की और आपके पास एक अच्छी शार्प पीक्स आई है। जबकि सेकंड वन जो आपके पास स्पेक्ट्रम है इसमें आप सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा ले लिया हुआ है और जिसकी वजह से वो जो रेडिएशंस हैं तो वो पास नहीं हो पाई थ्रू सैंपल एट दिस पर्टिकुलर वेव लेंथ। इसको आना तो चाहिए था कि ये क्योंकि जब सैंपल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपके पास एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम या इनफाइनाइट आ जाती है। तो आपके इंस्ट्रूमेंट ने इस पीक को यहाँ पे प्रोड कर लिया है या टेपर ऑफ कर लिया है। तो मिलीग्राम में आपके पास चूंकि ये सेंसिटिव टेक्निक होती है आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या एफटीआईआर जब आप यूज करते हो द काइंड ऑफ सेंसिटिव तो आप मिलीग्राम में ही आपका सैंपल इसमें यूज होता है। क्वेश्चन ये राइज होता है जब आप एनालिसिस करने लगते हो तो एक क्वेश्चन माइंड में ये राइज होता है कि व्हाट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सैंपल। तो जनरली आप जब सैंपल का स्पेक्ट्रम ले लेते हो तो आप कंपेयर करते हो द स्पेक्ट्रम ऑफ योर सैंपल द डेटा अवेलेबल, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से एक डेटा जो है ना डेटा पूल जनरेट हो रहा है और आपके पास से डेटा होते हैं डिफरेंट सैंपल्स के, डिफरेंट कंपाउंड्स के, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। तो आप अपने सैंपल का समटाइम्स कंपैरिजन करते हो और दैट इज इजी स्टेप। जब आप कंपैरिजन करते हो डिफरेंट पीक्स का विद ऑलरेडी अवेलेबल डेटा तो उसमें आपके लिए इजी होता है किसी भी सैंपल को फाइंड आउट करने के लिए कि ये क्या है। कंपैरिजन इज इजी देन इंटरप्रिटेशन ऑफ अननोन, बजाय इसके कि आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाए और आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें थोड़ा सा उसमें एरर आने का ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप कंपैरिजन कर लें कि ऑलरेडी पीक आ रही है, फॉर एग्जांपल 1600 पर सेंटीमीटर पे पीक आ रही है तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि 1600 पे राउंड अबाउट कार्बोनाइल है या वट एवर जो भी ग्रुप उससे रिस्पॉन्सिबल है उस एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन सी पीक कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को कोरस्पॉन्ड कर रही है जो कि ऑलरेडी आपके पास डेटा प्रेजेंट होता है और उससे आप कंपैरिजन करते हो। फिर आपके पास एक क्वेश्चन जहन में ये फाइंड आउट करने की कोशिश आप कर रहे होते हो कि आर द टू सैंपल्स आर सेम। फिर अगेन आप कंपेयर करते हो द अननोन स्पेक्ट्रम टू अ रेफरेंस स्पेक्ट्रम कि आपके पास ऑलरेडी एक रेफरेंस होता है और आप ये चाह रहे होते हो कि आया जो आपने सैंपल का स्पेक्ट्रम लिया है ये उस रेफरेंस से मैच करता है कि नहीं करता। तो अगेन आप मैचिंग करते हो ग्रुप टू ग्रुप या पीक टू पीक मैचिंग करते हो, उसकी हाइट उसकी पीक की विड्थ और उसकी इंटेंसिटी उसको मेजर करते हो एज कम्पेयर टू योर रेफरेंस मटेरियल। तो आपको आप फाइंड आउट कर लेते हो कि वो सैंपल दोनों एक हैं कि नहीं है। थर्ड वन आप ये भी कर सकते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आप एफ का या आई का यूज कर सकते हो और इसके लिए बेस्ट अगेन बियर्स लॉ है जो कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एब्जॉर्बेंस आपको देता है और उससे आप एक कैलिब्रेशन कर्व जनरेट कर सकते हो और उस कैलिब्रेशन कर्व को वैलिडेट करके आप अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो फॉर योर सैंपल। आपके पास जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
नंबर फर्स्ट पे आपके पास जो एडवांटेजेस हैं में है दैट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि आप ये टेक्निक बहुत से मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर सकते हो, या आप यूँ कह सकते हो कि बहुत से मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक हों या वो ऑर्गेनिक हो, वो एब्जॉर्प्शन देते हैं आपको मिड आईआर रीजन में, जिसमें मोस्टली आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगेन ये फिंगरप्रिंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का। स्पेक्ट्रा और इंफॉर्मेशन रिच, आपके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं स्पेक्ट्रा में। आपके पास यूँ कह लो कि आप इसकी पीक हाइट से, पीक इंटेंसिटी से, पीक विड्थ से आप डिफरेंट कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, और इसकी पोजीशन से आप मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बहुत से ग्रुप्स कोरिस्पॉन्ड करते हैं, और आप उन पीक्स को आपस में कोरिलेट करके अननोन को फाइंड आउट कर सकते हो। या तो ये इंफॉर्मेशन रिच स्पेक्ट्रम आपके पास होता है। थर्ड एडवांटेज में इसका ये है कि इट इज़ रिलेटिवली फास्ट एंड इजी। अगर आप सिंपल आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कंसिडर करें, कंपेयर करें किसी और टेक्निक के साथ, जैसे कि मैस है, जैसे कि कोई और टेक्निक है, जैसे कि एक्सआरडी है। आपको तो एक सैंपल एक्सआरडी में लेट्स से कि 30 से 35 मिनट्स लेता है, और आपका सैंपल आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वो 5-10 मिनट में एक सैंपल आपके पास हो जाता है। उसका स्कैन आपके पास आ जाता है। इसी तरह अगर आप इवन एफ को कंसिडर कर लें, तो एफ में जैसे हम लास्ट टाइम उस लेक्चर में देख चुके हैं कि आपके पास टाइम का बड़ा एडवांटेज होता है एफ में, और आप विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास स्कैन सैंपल स्कैन आ जाते हैं विद गुड गुड क्वालिटी, गुड सिग्नल टू नॉइस रेशो। फोर्थ पे आपके पास ये है कि इट इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। बहुत सी टेक्निक्स आपके पास ऐसी हैं, जैसे कि एक्सआरडी है, तो उसका एक इक्विपमेंट आपको 2-2.5 करोड़ में आता है। जैसे कि एनएमआर है, तो उसका जो आपकी डिपार्टमेंट में एनएमआर पड़ा हुआ है, उसकी 5-6 करोड़ रुपए तक उसकी कीमत है। तो वो करोड़ों में होती हैं। जैसे एससीएम है, स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी कई करोड़ रुपए का आता है। जबकि आपके पास एफटीआईआर या आईआर, जनरली आपके पास जो लैब्स में यूज होते हैं वो एफटीआईआर ही यूज होते हैं। तो 10 से 15 लाख के दरमियान आपके पास अच्छा इक्विपमेंट आपको आप परचेज कर सकते हैं। तो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टेक्निक आप इसको कह सकते हो कि एफटीआईआर जो है या आईआर से आप डिटेक्शन जो करते हो, दैट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टेक्निक। फिर फिफ्थ इसका है सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिव टेक्निक है, चाहे वो आईआर फोटोमीटर हो या एफटीआईआर हो। आपके पास जो आप जो सैंपल यूज करते हो इसमें वो मिलीग्राम में उसकी क्वांटिटी यूज करते हो। समटाइम्स आप माइक्रोग्राम की डिटेक्शन कर सकते हो थ्रू एफटीआईआर। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट ले लें या एक्सपेंसिव मेथोडोलॉजी यूज कर लें, तो आप उसमें पिकोग्राम तक सैंपल के वेट का एनालिसिस भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है, जो कि मोस्टली आपके पास कुछ लिमिट्स होती हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में या दूसरे एनालिसिस टेक्निक में। आपके पास कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप एक खास वेट तक या उसी का मेजरमेंट कर सकते हो। उससे कम अगर उसकी क्वांटिटी होगी तो नहीं कर सकते। तो देयर इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिव मेजरमेंट आप इस पे करते हो, जो कि मिलीग्राम, पिकोग्राम और माइक्रोग्राम में आप वेट ले सकते हो। डिसएडवांटेज इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है कि आप यू कैन नॉट डिटेक्ट सम मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे चल के हम देखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, वेरिएशन इन डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स।
तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि उसमें वाइब्रेशन या तो एब्सेंट होती हैं, अम, या एटम्स जिनमें वाइब्रेशन एब्सेंट होती है, दैट इज नोबल गैसेस आपके पास आर्गन है, हीलियम है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्लोराइड मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो आप इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। या इनके जैसे और बहुत से मॉलिक्यूल जिनमें वाइब्रेशन मोड्स होते तो हैं लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, वो सिमेट्रिक वाइब्रेशन उसमें होती हैं और उनमें वाइब्रेशंस के साथ कुछ चेंज नहीं आती डाइपोल मूवमेंट में, तो उन मॉलिक्यूल्स को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते थ्रू आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड डिसएडवांटेज आपके पास मिक्सचर का है कि आपके पास अगर सैंपल इस किस्म का हो जो कि इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर हो, क्योंकि आप जब सैंपल रन करते हो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से या इवन एफटीआईआर से, तो आपके पास बहुत सारी पीक्स आ जाती हैं। तो अगर आपके पास सैंपल की हिस्ट्री का आपको ना पता हो या आपको पता हो कि ऑलरेडी इसमें इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर है आपके पास, तो उसमें आप पीक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते या उसको आप असाइन नहीं कर पाते डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कि ये पीक जो आई है फला वेव नंबर पे, तो ये किस कंपाउंड से या किस मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, अगर तो वो मिक्सचर है। तो मिक्सचर्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थ्रू दिस टेक्निक, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन सी पी कौन से मॉलिक्यूल को हम असाइन करें। इसको सॉल्व करने का ये होता है कि मिक्सचर को आप ये कर सकते हैं कि आपके पास सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, आप अपने सैंपल को सेपरेट कर सकते हो डिफरेंट पोर्शंस में डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ योर सैंपल या उसमें कौन कौन से मिक्सचर प्रेजेंट हैं। आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर सकते हो उन सैंपल उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। आप प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस कर सकते हो और आप समटाइम्स अगर आपके पास फिजिकल क्रिस्टल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाइट पाउडर है आपके पास, उसमें ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स हैं, तो आप ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स को फिजिकली सेपरेट कर सकते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ टूल्स। तो मिक्सचर्स को सेपरेट करके तो आप अगर रन करते हैं उस पे जैसे तो आपके पास एनालिसिस आप यूँ कह सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि कौन सी पी कौन से मॉलिक्यूल को हम असाइन करें। थर्ड डिसएडवांटेज जो है कि आपके पास वाटर जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, अगर सैंपल आपका हाइग्रोस्कोपिक होगा या आप कह सकते हैं कि उसमें कंटेंट ऑफ वाटर होगा, तो आपके पास जो 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 स्पेक्ट्रम होगा उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन जो कि ब्रॉड एब्जॉर्प्शन होती है, थर्ड अराउंड अबाउट 3300 पर सेंटीमीटर आपके पास ब्रॉड पीक देता है। तो उसमें अगर आपके सैंपल में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि वो उसी रेंज में कोई पीक दे रहे हैं, तो वो ओवरलैप कर जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप अपने सैंपल को ड्राई कर लें और उसको आप वाटर फ्री करके तो उसको रन करें, तो इजीली आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है कि जी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफ टी आई आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये तो हम डिटेल से लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि एक एडवांटेज तो एफ टी आई आर का ये है कि इसका एक थ्रूपुट एडवांटेज है। थ्रूपुट एडवांटेज का मतलब ये है कि इसमें मिरर्स और फिल्टर्स और ग्रेटिंग्स प्रिज्म टाइप कुछ चीज़ नहीं होती, आप सिंपल सोर्स से रेडिएशन आपकी जाती हैं और थ्रू सैंपल होके डिटेक्टर पे फॉल आउट होती हैं। तो एक तो थ्रूपुट एडवांटेज है इसका, फिर हमने देखा था कि इसका एक मल्टीप्लेक्स एडवांटेज भी है कि आपके पास टाइम की टाइम आप इसमें जो है ना वो
अपना एनालिसिस का वो रिड्यूस कर सकते हो, जिसकी हमने डिटेल से एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी। बेटर सिग्नल टू नॉइस रेशो आपके पास FTIR में आती है, इसकी भी हमने एग्जांपल सॉल्व की थी कि आप विद स्पेकुलेटेड टाइम लिमिट में आप बहुत सारे स्पेक्ट्रम एक ही सैंपल का लेके तो आपका कंप्यूटर उसको एवरेज आउट करता है, तो आपके पास सिग्नल टू नॉइस रेशो जो है ना वो अच्छी आती है स्पेक्ट्रम में, बिकॉज नॉइस के साथ जो पीक्स एसोसिएटेड होती हैं वो कम या ज़्यादा होती हैं हर एक रन में, लेकिन जो सिग्नल्स होते हैं आपके मॉलिक्यूल में, आपके सैंपल के मॉलिक्यूल में जो पीक्स आती हैं एसोसिएटेड विद सम फंक्शनल ग्रुप्स, तो वो तो उसी जगह पे रहती हैं और वो इनहेंस होती जाती हैं, और आप सिग्नल टू नॉइस रेशो जो है ना इसमें इम्प्रूव कर कर लेते हो FTIR स्पेक्ट्रोमीटर्स को यूज करते हुए। फिर प्रिसाइज वेव नंबर मेजरमेंट आपके पास है, ये भी एक एडवांटेज है FTIR का। डिसएडवांटेजेस में अगेन आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब वही, आपके पास वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं या आपके सैंपल में प्रेजेंट होते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन देते हैं अपने पर्टिकुलर वेव नंबर पे, और समटाइम मास्क कर देते हैं आपके जो सैंपल की जो पीक्स आ रही होती हैं उसी रेंज में उसको मास्क कर देते हैं। तो ये तो सिंपल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और हमारे पास FTIR स्पेक्ट्रोमीटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। थ्योरी ऑफ IR एब्जॉर्प्शन जो कि सिंपल है, हम पढ़ते आए हैं, और आप लोगों ने भी FSC से या BS में आपने इसको पढ़ा होगा डिटेल से, कि IR रेडिएशन जो आपके पास होती हैं दे आर नॉट एनर्जेटिकली इनफ, they don't have enough energy because they are associated with a part of the spectrum that has lower energy compared to other radiations, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं कर सकती। ये सिर्फ ये एनर्जी जो IR एब्जॉर्प्शन या IR रेडिएशंस हैं, ये सिर्फ वाइब्रेशन और रोटेशनल ट्रांजिशंस काज करती हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। To absorb IR radiation, molecules must undergo a net change in dipole moment as it vibrates or rotates. तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पे अगेन डिपेंड करता है, अगर वो वाइब्रेशन और रोटेशन करे और उसी बेस पे जो है ना ये फर्दर जो है हमें डाइपोल मोमेंट में वेरिएशंस आती हैं, और उस बेस पे जो है ना हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही वो वाइब्रेशन या रोटेशन करता है तो बेस्ड ऑन दैट वाइब्रेशन और रोटेशन हम जो है ना उसी बेस पे जो है ना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ इंटरेक्ट करती है और डाइपोल मोमेंट में उसमें चेंजेस आती हैं। दस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट, फॉर एग्जांपल HCl का आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव क्लोराइड आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास एक बॉन्ड जो होता है वो पोलर बनता है जिसकी अपनी एक डाइपोल मोमेंट होती है, और इसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं दोनों में जो डिफरेंस है, जो पोल्स आपके पास बनते हैं उनमें डिफरेंस है, और डिफरेंस बिटवीन टू सेंटर्स जो आपके पास दो सेंटर्स बन जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। As for example, HCl vibrates, generally field is established and thus interact with electromagnetic radiations. तो जैसे ही HCl वाइब्रेट करता है और इसमें एक फील्ड इस्टेब्लिश होती है, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स जैसे वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्टेब्लिश होने की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जो कि इन दिस केस IR रेडिएशंस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और रेजोनेट कर जाते हैं with HCl vibration. If frequency of radiation matches the natural vibration frequency of molecule, absorption of radiation takes place.
Similarly, rotation of asymmetric molecules around the center of mass के sometimes आपके पास molecules में कुछ ऐसी rotations होती हैं जिसकी वजह से आपके पास dipole moment change होता है, तो उस वजह से भी आप का molecule absorption करता है IR radiations का। अगेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन मॉलिक्यूल जो आपके पास हैं दे डू नॉट चेंज देयर डाइपोल मोमेंट व्हेनेवर दे वाइब्रेट, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है, तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशंस। रोटेशन ट्रांजिशंस they are actually quantized, they have quantized energy levels, जो कि रोटेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स। तो आपके पास लेवल इज क्वाइट स्मॉल, जैसे कि आपके पास वेव नंबर होता है, इसका वेव नंबर आपके पास दैट इज लेस देन 100 पर सेंटीमीटर की एब्जॉर्प्शन आपके पास होती है इसमें। रोटेशन लेवल्स आर क्वांटाइज्ड अगेन फॉर आईआर रेडिएशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रीट एंड डिफाइंड लाइंस। जो गैस आपके पास होती है, गैस सैंपल आपके पास होते हैं, तो उसमें शार्प लाइंस आपके पास होती हैं जो कि रोटेशनल लेवल और वाइब्रेशन लेवल्स के कंबाइन होके आपके पास ट्रांजिशन देते हैं। ब्रॉडनिंग तभी आपके पास आती है जब आपके पास लिक्विड और सॉलिड होते हैं। लिक्विड और सॉलिड में आपके मॉलिक्यूल्स रोटेट्स नहीं होते, तो वहाँ पे सिर्फ रोटेशन जो आपके पास वाइब्रेशंस होती हैं वही प्रेजेंट होती हैं लिक्विड और सॉलिड्स में। वाइब्रेशन रोटेशन लेवल्स गैसेस इंक्लूड, या इसमें आपके पास दे हैव एसोसिएटेड रोटेशन लेवल्स विद ईच वाइब्रेशन लेवल, और लिक्विड और सॉलिड में आपके पास डिक्रीज्ड डिस्क्रीट वाइब्रेशन रोटेशन लेवल्स की जो लाइंस हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं, बिकॉज दे आर द लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और वहाँ पे आपके पास जो शार्प लाइंस आ रही होती हैं गैसेस में वो लिक्विड और सॉलिड के सैंपल में नहीं आती। Only broad vibration levels are present in liquids or solids. Uh, Types of molecular vibrations. Relative positions of atoms and molecules are not fixed. They fluctuate due to vibrations and rotation around the bonds. दो या तीन एटम्स के मॉलिक्यूल में आप इजीली असाइन कर सकते हो, जो आपके पास पीक्स आ रही होती हैं स्पेक्ट्रम में, वो इजीली असाइन वाइब्रेशन मोड्स को आप कर सकते हो कि फ्लाम वाइब्रेशन या स्ट्रेचिंग है, बेंडिंग है, या कोई भी टाइप की वाइब्रेशन है, तो उससे एसोसिएटेड ये पीक हमारे पास आई है। लेकिन जब आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिजिग्नेट करना पीक्स टुवर्ड्स देयर वाइब्रेशन मोड्स और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो वो अगेन प्रैक्टिस के साथ वो आप उसको भी कर सकते हो। वाइब्रेशंस आपके पास जो होती हैं वो स्ट्रेचिंग, जनरली आप आईआर स्पेक्ट्रम जो लेते हो वो लिक्विड्स और सॉलिड्स का लेते हो, तो आपको दो तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रेच है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच में आपके पास लेट्स से कि ये एक आपके पास सेंटर है और यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रेच हो रहा है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच में जनरली आपके पास डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता। वो डिपेंड करता है फिर मॉलिक्यूल पे, वो किस नेचर का मॉलिक्यूल है। अगर उसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच के साथ डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है तो वो स्ट्रेच उसका एक्टिव होगा, आईआर एक्टिव होगा। समटाइम्स आपके पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में एक काइंड होती है जिसको आप एसिमेट्रिक स्ट्रेच कहते हो, जैसे ये बॉन्ड इस तरफ जो है सेंटर की तरफ आ रहा है और ये एक्सपेंड हो रहा है, ये कंट्रैक्ट हो रहा है और ये एक्सपेंड हो रहा है। आपके पास बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, तो इन प्लेन रॉकिंग आपके पास एक टाइप है कि ये दोनों बॉन्ड टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं इन प्लेन, और आपके पास इन प्लेन सीजरिंग है कि ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे से अगेंस्ट मूव कर रहे हैं।
बैंडिंग वाइब्रेशन में आपके पास आउट ऑफ प्लेन वैगिंग है, जिसमें दोनों इसके जो बॉन्ड हैं या दोनों एटम्स एसोसिएटेड विद दीज बॉन्ड्स वो फॉरवर्ड मूव करते हैं, और अगेन ये वाला जो पोर्शन है इसका वो बैकवर्ड मूव करता है, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन ये करते हैं आपको आपके पास, और ये आउट ऑफ प्लेन वैगिंग है। आउट ऑफ प्लेन या इन प्लेन का मतलब ये है कि आपकी जो स्क्रीन है ये इज अ काइंड ऑफ ये इन प्लेन है, और इससे जब मॉलिक्यूल्स फ्रंट पे बाहर की तरफ आता है या बैक पे बाहर की तरफ निकलता है तो वो आउट ऑफ प्लेन आप उसको कहते हो। आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टिंग है, ये आपके पास ट्विस्टिंग हो रही होती है, वन बॉन्ड इसके फॉर एग्जांपल स्क्रीन के बैक साइड पे जाएगा, दूसरा बाउंड जो है ना फॉरवर्ड स्ट्रेच होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, और इसको हम डिटेल से देखेंगे आगे जाके कि कैसे आप अपने जो स्पेक्ट्रम में डिफरेंट मोड्स हैं या डिफरेंट पीक्स हैं उसको कैसे एसोसिएट करते हो वाइब्रेशन मोड्स के साथ किसी भी मॉलिक्यूल की। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।